10 जुलाई 2023 को रात के लगभग 8 बजे का वक्त रहा होगा। दिव्या शर्मा रोज की तरह अपनी सहेली अक्षरा यादव की स्कूटी पर बैठकर कोचिंग से घर वापस लौट रही थी। उन दोनों सहेलियों में से किसी को जरा भी अनुमान नहीं था कि मौत दबे पांव उनकी ओर बढ़ी आ रही है। तो नमस्कार दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें और देखें कि मौत ने किस तरीके से दोनों सहेलियों की तरफ दस्तक दी। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही साथ कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, एक बात और, कई बार जब मैं खुद की वॉइस में स्टोरी रिकॉर्ड करती हूँ तो कुछ कमी पेशियाँ हो जाती हैं। तो अगर कुछ भी कमी रहती है तो आप सजेस्ट ज़रूर करें। लेकिन कई बार कुछ ऐसे मैसेज आ जाते हैं, ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि जो कहीं ना कहीं हर्ट करते हैं। मेरी वॉइस ओरिजिनल है, खुद की वॉइस है, रिकॉर्ड करके मेहनत करके आप तक कहानी पहुँचाती हूँ। तो प्लीज़ अगर कोई कमी पेशी है तो क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ सराहना ज़रूर करें और सजेशन ज़रूर दें कि क्या कमी पेशी है, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर पूरी कहानी आज की है क्या। उसी समय अक्षरा की स्कूटी के नज़दीक से एक बाइक गुजरी। उस पर 4 युवक सवार थे। बाइक पर सवार उन युवकों में से 2 के हाथ में देसी पिस्टल थी। उन चारों में से 2 को पहचानने में अक्षरा और उसकी सहेली दिव्या ने भूल बिल्कुल भी नहीं की। वे दोनों आर्मी की बजरिया में रहने वाले सुमित रावत और उपदेश रावत थे। एक नज़र चारों तरफ देखने के बाद सुमित नाम के युवक ने रुकने का इशारा करके अक्षरा को बेटी बचाओ चौराहा मैसकाट चिकित्सालय के पास रोक लिया। अक्षरा के स्कूटी रोकते ही सुमित दिव्या से बात करने लगा। कुछ ही पल की बातचीत में दिव्या और सुमित में नोकझोंक शुरू हो गई। दोनों के बीच सड़क पर नोकझोंक होती देखकर उधर से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने महज शिष्टाचार निभाते हुए रुककर सुमित को समझाने का प्रयास किया। लेकिन सुमित ने लोगों से 2 टूक शब्दों में कह दिया कि अगर कोई भी हम दोनों के बीच में आया तो उसे सीधे यमलोक पहुंचा दूंगा। इतना ही नहीं, सुमित और उसके साथ बाइक पर सवार होकर आए अपराधी किस्म के साथी तमंचा दिखाकर राहगीरों को बिना किसी हिचकिचाहट के धमकाने लगे। सुमित को समझाने की कोशिश में लगे राहगीर उन युवकों के हाथों में तमंचा देखकर डरकर दूर हो गए। राहगीरों के दूर हटते ही सुमित दिव्या को धमकाने लगा, सोनाक्षी, मैं तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाऊं, ये कभी हो नहीं सकता। और मेरे रहते किसी भी सूरत में तुम्हें अपने से मुंह फेरने दूं, यह मैं होने नहीं दूंगा। अब अपनी जान की खैरियत चाहती हो तो चुपचाप जैसा कहूँ वैसा करो, वरना तुम्हारी लाश यहीं पर बिछ जाएगी। अपनी आगे की ज़िंदगी का निर्णय खुद तुम्हें ही लेना है। मेरे साथ दोस्ती रखना चाहती हो या नहीं। तुम और तुम्हारी माँ ने मुकदमा दर्ज कराकर मुझे जेल भिजवाकर मेरी ज़िंदगी तो वैसे भी तबाह कर दी है। अब मेरी ज़िंदगी में बचा ही क्या है। सुमित, तुम कान खोल कर सुन लो। सिर्फ मेरी माँ ही नहीं, मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ और मैं अपने जीते जी तुम जैसे घटिया इंसान को कभी भी दोस्ती के लायक नहीं समझती और ये मेरा आखिरी निर्णय है। दिव्या ने भी उसे साफ साफ शब्दों में कह दिया। दिव्या का इतना फैसला सुनकर सुमित की त्योरियाँ चढ़ गईं। उसने दिव्या को भद्दी सी गाली देते हुए कहा, तू और तेरी माँ अपने आप को समझती क्या है। दिव्या की जान खतरे में देखकर सड़क पर चल रहे किसी राहगीर ने समूचे घटनाक्रम की सूचना माधोगंज थाने को दे दी। इससे पहले कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंच पाती, सुमित ने बिना एक पल गंवाए देसी कट्टे का रुख दिव्या की ओर कर गोली दाग दी। लेकिन दुर्भाग्यवश गोली दिव्या को न लगकर उसकी सहेली अक्षया को सीने में जा धंसी। उसके शरीर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। इसके बाद वे सभी युवक वहां से फरार हो गए। मदद के लिए आगे आए राहगीर अक्षया को बगैर वक्त गंवाए ऑटो रिक्शा में डालकर JAH अस्पताल ले गए। यह खबर समूचे शहर में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों का जमघट लग गया। मृत का स्वर्गीय मेजर गोपाल सिंह
वह पूर्व डीजीपी सुरेंद्र सिंह यादव की नातिन थी और घटना स्थल के करीब ही सिकंदर कंपू में रहती थी। इसी दौरान किसी परिचित ने फोन से इस घटनाक्रम की जानकारी अक्षया के पापा शैलेंद्र सिंह को दे दी। शैलेंद्र सिंह को जैसे ही अपनी इकलौती बेटी की गोली लगने की खबर लगी, वह और उनकी पत्नी विक्रांति देवी हैरत में पड़ गए, क्योंकि वह काफ़ी विनम्र स्वभाव की थी। तो किसी ने उसे गोली क्यों मार दी? अक्षया को गोली मारे जाने की खबर से समूचे सिकंदर कंपू इलाके में सनसनी फैल गई। सरे राह बेटी की गोली मारे जाने की सूचना मिलने के बाद शैलेंद्र सिंह कार से पत्नी विक्रांति देवी को साथ लेकर अस्पताल के लिए निकले, लेकिन रास्ते में उनकी कार सड़क खुदी होने से फंस गई। इसके बाद वे अपने दोस्त की गाड़ी से अस्पताल पहुंचे, लेकिन बेटी का इलाज शुरू होने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। हत्यारे अपना काम करके हथियार लहराते हुए मौका वारदात से चले तो गए। तब माधोगंज थाने के एसएचओ महेश शर्मा पुलिस टीम के साथ मौका वारदात पर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने आसपास के लोगों से घटना के बारे में पूछताछ की। घटनास्थल पर 2 पुलिस कर्मियों को छोड़कर वह जेएएच अस्पताल की ओर चल पड़े। वारदात की सूचना उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे दी। खबर पाकर एसपी राजेश सिंह चंदेल, एसपी सिटी पूर्व अपराध राजेश दंडोतिया, एसपी सिटी पश्चिम गजेंद्र सिंह वर्धमान, सीएसपी विजय सिंह भदौरिया सहित क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अमर सिंह सिकरवार भी अस्पताल पहुंच गए। वहां मौजूद मृतका के मम्मी पापा को ढांढस दिलाते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें बताया कि हत्यारों पर इनाम घोषित कर दिया गया है। सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर डॉक्टरों के द्वारा अक्षया को मृत घोषित करते ही एसएचओ महेश शर्मा ने जरूरी कार्यवाही निपटाने के बाद अक्षया की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतका की 16 वर्षीय सहेली दिव्या शर्मा निवासी 12 बीघा सिकंदर कंपू की तहरीर पर सुमित रावत, उसके बड़े भाई उपदेश रावत सहित 2 अज्ञात युवकों के खिलाफ धारा 307 और 34 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए तत्काल संभावित स्थानों पर दबिश देनी शुरू कर दी, लेकिन हत्यारे हाथ नहीं लगे क्योंकि आरोपी घर छोड़कर फरार हो चुके थे। अनेक स्थानों पर असफलता मिलने के बावजूद पुलिस टीम हताश नहीं हुई। पुलिस आरोपियों की तलाश बड़ी ही सरगर्मी से कई टीमों में बंटकर कर रही थी, लेकिन शहर के बहुचर्चित अक्षया हत्याकांड के हत्यारे पता नहीं किस बिल में जाकर छुप गए थे। अक्षया की हत्या हुए तकरीबन 24 घंटे होने को थे, लेकिन उसके हत्यारों को पकड़ने की बात तो दूर, पुलिस को उनका कोई सुराग भी नहीं मिल रहा था। 12 जुलाई 2023 की सुबह का समय था। तभी एक मुखबिर ने पुलिस को बताया कि अक्षरा के जिन हत्यारों को वह तलाश कर रही है, उनमें से एक आरोपी उपदेश रावत कोट की सराय डबरा हाईवे पर अपनी ससुराल में छिपा हुआ है। यह खबर मिलते ही क्राइम ब्रांच व थाना माधोगंज की टीम ने मुखबिर के द्वारा बताई जगह पर छापा मारकर मुख्य आरोपी सुमित रावत के बड़े भाई उपदेश रावत को गिरफ्तार कर लिया। 10,000 रुपये के इनामी उपदेश को पुलिस टीम ने थाने लाकर उससे अक्षया यादव की हत्या के संदर्भ में पूछताछ शुरू की। पहले तो उपदेश अपने आप को निर्दोष बताकर पुलिस टीम को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती की तो वह टूट गया। उसने पूछताछ में खुलासा किया कि इस हत्याकांड में 7 लोग शामिल थे। उक्त वारदात को अंजाम देने से पहले हत्या का षड्यंत्रकारी सुमित रावत 6 जुलाई को अपने दोस्तों के साथ कंपू स्थित होटल में रुका था। होटल में 7 जुलाई को विवाद होने पर वह अपने दोस्तों के साथ लॉज में ठहरने चला गया। इस वारदात से पहले तक लॉज में ही ठहरा था। यहीं पर हिस्ट्री शीटर बाला सूबे के साथ बैठकर दिव्या और उसकी मां करुणा की हत्या की उसने योजना बनाई थी। इन दोनों की हत्या के लिए हथियारों का इंतजाम भी बाला सूबे ने ही कराया था। पूछताछ में यह भी पता चला कि हत्या वाले दिन से ठीक 1 दिन पहले इस हत्याकांड में उसका नाम ना आ जाए, इसीलिए शातिर दिमाग बाला सूबे 1 दिन पहले ही महाराष्ट्र के धुले में अपने रिश्तेदारों के यहाँ चला गया था।
धुले में सुमित रावत व उसके सहयोगी विशाल साक्य की फरारी की व्यवस्था बाला सुबे ने ही कर रखी थी। योजना के अनुसार उपदेश और उसके छोटे भाई सुमित अपने दो साथियों विशाल साक्य व मनोज तोमर एक बाइक पर तथा दूसरी बाइक पर राकेश सिकंदरावार और अशोक गुर्जर के साथ सवार होकर मृतका व उसकी सहेली की रेकी की थी। आरोपियों के नामों का खुलासा होने पर पुलिस ने बिना देरी किए 7 आरोपियों की कुंडली खंगाली और सभी आरोपियों सुमित रावत, उपदेश रावत, विशाल साक्य, मनोज तोमर, राकेश सिकरवार, अशोक गुर्जर सहित बाला सुबे को अलग अलग राज्यों से हिरासत में ले लिया। मुख्य आरोपी सुमित रावत से भी पूछताछ के बाद अक्षय हत्याकांड की जो कहानी निकलकर सामने आई वो कुछ इस प्रकार थी। 16 वर्षीय दिव्या शर्मा ग्वालियर शहर के 12 बीघा सिकंदर कंपू के रहने वाले विवेक शर्मा की बेटी थी। दिव्या एक होनहार छात्रा थी। इन दिनों वह 11वीं की तैयारी कर रही थी। उसने सुमित के बारे में अपनी माँ से कुछ भी नहीं छुपाया था। सुमित उसका 3 साल पुराना फेसबुक फ्रेंड अवश्य था, लेकिन अपराधी प्रवृत्ति का था। जैसे ही उसे सुमित की हकीकत पता चली तो उसने उसे ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक किए जाने के बाद सुमित दिव्या को फ़ोन ही नहीं करने लगा, बल्कि उसने प्यार का इजहार भी कर दिया। दिव्या के लिए तो यह परेशानी वाली बात थी। वह उससे इसलिए नाराज़ थी कि पहले तो उसने शरीफ युवक बनकर उससे दोस्ती की और जैसे ही सारी हकीकत सामने आई तो फ़ोन पर प्यार का इजहार करने लगा। सुमित रावत के इस दुस्साहस से नाराज़ दिव्या ने उसे जमकर लताड़ा और आइंदा कभी फ़ोन ना करने की हिदायत भी दी, लेकिन सुमित नहीं माना। दिव्या द्वारा इसकी कॉल रिसीव ना किए जाने की वजह से उसे मैसेज करने लगा। इससे दिव्या और उसकी माँ करुणा को लगा कि सुमित अव्वल दर्जे का बेशर्म और सिरफिरा लड़का है, यह मानने वाला नहीं है। इसलिए उन दोनों ने उस पर गौर करना ही बंद कर दिया और दिव्या अपनी पढ़ाई में मन लगाने लगी। जब दिव्या सुमित की फ़ोन कॉल और मैसेज की अनदेखी करने लगी तो सुमित उसकी मम्मी करुणा शर्मा को फ़ोन कर दिव्या से बात कराने की हट करने लगा। करुणा शर्मा ने सख्त दिखाते हुए बात कराने से उसे मना कर दिया तो कभी वह करुणा शर्मा से गुढ़ा स्थित सेंट जोसेफ स्कूल पहुंचकर हड़काने लगता था। करुणा शर्मा पेशे से शिक्षक हैं। पति का निधन हो जाने के बाद वह प्राइवेट स्कूल में नौकरी करके बेटे बेटी का पालन पोषण कर रही हैं। उनके दिव्या के अलावा एक 12 वर्षीय का बेटा भी है। दिव्या काफ़ी होशियार और समझदार लड़की थी। उसका पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई और करियर में रहता था। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अपनी सहेली के साथ लक्ष्मीबाई कॉलोनी में कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी और 12 बीघा सिकंदर कंपू क्षेत्र में सुकून के साथ अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रह रही थी। बेहद हंसमुख और खूबसूरत दिव्या का अधिकांश समय पढ़ाई लिखाई में बीतता था। दिन में फुर्सत के समय वह सोशल मीडिया फेसबुक पर बिता देती थी। फेसबुक का उपयोग करते वक्त क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए इसके बारे में भी उसे जानकारी थी। इसलिए अनजान लोगों और ख़ासकर लड़कों से वह दोस्ती नहीं करती थी। लेकिन सुमित के मामले में वह भूल कर बैठी, जिसे वक्त रहते उसने सुधार लिया था। हालांकि सुमित से चैटिंग के दौरान दिव्या ने अंतरंग बातें कर ली थी, जो स्वाभाविक भी थी क्योंकि वह तो उसे बेहद शरीफ समझती थी। उसे इस बात का कतई एहसास ही नहीं था कि सुमित किस टाइप का इंसान है, कि इस मासूम से चेहरे के पीछे हैवानियत और वहशीपन छिपा हुआ है। लेकिन जैसे ही दिव्या ने सुमित से दूरी बनानी शुरू की तो उसने उसकी मम्मी के साथ बदसलूकी और उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। तब दिव्या को अपनी गलती का एहसास हुआ। सुमित दिव्या शर्मा के पीछे इस कदर हाथ धोकर पड़ा था कि उसकी कार गुंजाइशों का खुलकर विरोध करने वाली करुणा शर्मा को भी उसने नहीं छोड़ा था। सुमित ने उनके साथ भी सरी राह उसी रास्ते पर कट्टा अड़ाकर छेड़छाड़ भी की थी जहां दिव्या की सहेली अक्षया यादव की हत्या को अंजाम दिया था। तब अंत में दिव्या ने कंपू थाने के सुमित रावत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसकी शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भी भेजा था। बात 18 नवंबर 2022 की है।
रोज की तरह सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका करुणा शर्मा अपने नाबालिग बेटे के साथ सुबह के समय स्कूल जा रही थी। वह जैसे ही कामपू थाना क्षेत्र स्थित हनुमान सिनेमा तिराहे के निकट पहुंची ही थी, तभी अचानक सुमित रावत आ धमका। उसने उनका रास्ता रोककर सरेआम बिना किसी संकोच के उनके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। मां के साथ सुमित रावत द्वारा की जा रही छेड़छाड़ को देखकर बेटा बुरी तरह से खौफजदा हो गया। करुणा ने सुमित की इस हरकत का खुलकर विरोध किया तो वह बौखला गया। उसने कट्टा निकालकर करुणा के सीने से लगा दिया। सुमित खुलेआम कट्टे की नोक पर राहगीरों के सामने करुणा के साथ छेड़छाड़ करता रहा, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। सुमित जान से मारने की धमकी देकर कट्टा लहराते हुए वहां से भाग गया। इस घटना के बाद करुणा ने थाने पहुंचकर सुमित के खिलाफ धारा 341, 354, 345 और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज करा दी। इसके बाद पुलिस ने सुमित को दबोचकर जेल भेज दिया। करुणा शर्मा अभी तक उस घटना को भूल नहीं पाई थी। उधर अक्षय यादव हत्याकांड में संलिप्त 7 आरोपियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त 2 देसी कट्टे और बाइक बरामद करने के बाद मुख्य अभियुक्त सुमित रावत, उपदेश रावत, विशाल शाक्य सहित बाला सुबे को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया, जबकि अन्य तीनों आरोपियों के नाबालिग होने की वजह से बाल न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन तीनों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। गौरतलब बात यह है कि सुमित रावत पर पुलिस के मुताबिक 2 हत्या सहित आधा दर्जन प्रकरण दर्ज हैं। इसी क्रम में बाला सुबे पर 27 आपराधिक मामले, उपदेश रावत पर मारपीट और गोली चलाने के 7 मामले, विशाल साक्य पर गोली चलाने का 1 प्रकरण दर्ज है। 72 घंटे में पुलिस की आधा दर्जन टीमों के द्वारा महाराष्ट्र, दिल्ली और धौलपुर से अक्षय यादव हत्याकांड में शामिल 7 आरोपियों को दबोचे जाने के बाद एडिशनल डीजीपी श्री श्रीनिवास वर्मा, एसपी राजेश सिंह चंदेल व एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को अपराधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी सुमित रावत को जब पुलिस की टीम ग्वालियर से लेकर आ रही थी, तभी उसने घाटी गांव पनिहार के बीच लघु शंका के बहाने पुलिस का वाहन रुकवाया और वाहन से उतरते ही भागने का प्रयास भी किया। इस प्रयास में गिर जाने से उसके पैर में फ्रैक्चर भी हो गया था, अतः उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 17 जुलाई को अस्पताल ने उसे डिस्चार्ज कर दिया तो न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। हकीकत यह थी कि सुमित दिव्या से एक तरफा प्यार करने लगा था और उसके इनकार करने से बुरी तरह बौखला गया था। फेसबुक की दोस्ती में ऐसे अपराध वर्तमान के दौर में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जिनका शिकार दिव्या जैसी भोली भाली लड़कियां हो रही हैं। ऐसे में उन्हें और ज़्यादा संभल कर रहने की ज़रूरत है। दिव्या उसका पहला प्यार थी और उसके ठुकरा देने पर वह उससे नफरत करने लगा। उसकी इसी नफरत की आग में बेकसूर छात्रा अक्षय यादव की जान चली गई। हालांकि अक्षय की हत्या के बाद उसके माता पिता की शेष जिंदगी तो अब दर्द में ही निकलेगी। ताउम्र ये सवाल चुभेगा कि हमारी लाडली बिटिया ही क्यों, लेकिन पुलिस के लिए यह सिर्फ एक केस नंबर रहेगा। कुछ समय बाद ये नंबर भी शायद ही किसी को याद रहे। बेटी की बदमाशों के हाथों मारे जाने के गम का बोझ तो माता पिता को ही उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये है अक्षय की मौत की एक दर्दनाक कहानी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब बात आती है जो आपने कमेंट्स किए हैं उनके जवाबों की। तो सबसे पहले कमेंट किया है आलोक सिंह जी ने। तो आलोक सिंह जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप कमेंट्स करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। बस ऐसे ही कमेंट करते रहिए और अपना सपोर्ट बनाते रहिए। तो तहे दिल से आपका धन्यवाद। इसके बाद कमेंट किया है मोहम्मद एफ जी में। ये कहानी को काफ़ी लाइक करते हैं और हमेशा ही कहानी के बारे में एक मोटिवेशनल कमेंट करते हैं।
तो मोहम्मद एफ़ जी, मुझे पूरा नाम नहीं आपका पता है, लेकिन इसके बावजूद भी तहे दिल से धन्यवाद। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट के साथ साथ अपना पूरा नाम और आप कहाँ से हैं अगर ये भी मेंशन कर दें तो। इसके साथ ही जामी माजदा जी हैं, इनका भी पूरा नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन उन्होंने भी कमेंट्स किया है, तो आपके कमेंट्स के लिए और आपके सहयोग के लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट और सहयोग बना के रखें। इसके साथ ही कमेंट किया है राजजीन नारायण जी ने, इनका भी नाम मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक आईडी से देखा है, तो मैं उम्मीद करूंगी और रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप सब अपना पूरा नाम और कहाँ से हैं ये ज़रूर मेंशन करिए, ताकि मुझे भी पता लगे कि मेरे परिवार में कहाँ कहाँ से मेरे परिवार के सदस्य जुड़ते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही कमेंट करते रहिए और मुझे सहयोग करते रहिए। तो कल मिलते हैं फिर एक क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।